हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोल्केन्स। जिन बच्चों ने प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन और इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोल्केन का टॉपिक्स नहीं किया है वो कृपया हमारी पिछली वीडियो में जाएं और उस वीडियो को भी देखें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पिछली वीडियो भी हमारे मिलेंगे और जो आने वाली वीडियो हैं वो भी आपको मिल पाए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोल्केन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोल्केन्स में प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोल्केन्स में फर्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोल्केन्स। हेलोल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी, कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलोल्केन्स में आते हैं। सॉल्युबिलिटी, हेलोल्केन्स ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। हेलोल्केन का इनसॉल्युबल इन वाटर होने का रीजन होता है इसका स्लाइटली पोलर नेचर होना। कार्बन हेलोजन बॉन्ड के स्लाइटली पोलर नेचर होते हैं और कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर नेचर के होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्लाइटली पोलर नेचर के होते हैं और इसलिए हेलोल्केन्स जो हैं वो आपको पोलर सॉल्वेंट में लाइक वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो आप फर्स्ट लिखेंगे इसमें हेलोल्केन्स आर ऑलमोस्ट insoluble in water। क्यों insoluble होता है? Because of slightly polar nature of हेलोल्केन्स। हेलोल्केन का स्लाइटली पोलर नेचर होता है और स्लाइटली पोलर नेचर होने के कारण, ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर नेचर होने के कारण ये वाटर में insoluble होता है। Second, it is soluble in non-polar solvent। non-polar solvent में ये soluble होते हैं। non-polar solvent का मतलब हो गया जैसे बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। इस तरह के जो सॉल्वेंट होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये soluble होते हैं बट पोलर सॉल्वेंट में ये soluble नहीं होता है। दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हेलोल्केन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम के इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। और जब फ्लोराइड और क्लोराइड एंड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड में कंपेरिजन करें तो फ्लोराइड से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्लोराइड वाले का होता है, क्लोराइड से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ब्रोमाइड का, ब्रोमाइड से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आयोडाइड का होता है। यदि कार्बन चेन सब में सेम हो और किसी में फ्लोरीन है, किसी में क्लोरीन है, किसी में ब्रोमीन है, किसी में आयोडीन है, हम देखेंगे सबसे ज्यादा मोलिकुलर मास किसका है। जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। मोलिकुलर मास बढ़ने से वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इंक्रीज करता है मोलिकुलर मास बढ़ने से तो उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज करता है। तो आयोडाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है और फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। इसके साथ नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं और आपको ब्रांच के बढ़ने से, जब ब्रांचिंग इंक्रीज करता है कार्बन चेन में, जब ब्रांच हो जाए तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ब्रांच के बढ़ने से क्लोज पैकिंग्स डिक्रीज करता है। पार्टिकल का जब क्लोज पैकिंग्स डिक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग तो उनके बीच जो वैन डर वाल फोर्स है या जो डाइपोल अट्रैक्शन है वो डिक्रीज करेगा और मोलिकुलर अट्रैक्शन जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जब डिक्रीज करेगा तो उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी डिक्रीज करेंगे। तो आपको याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increase with increase in the branching। जितना ज्यादा ब्रांचिंग्स हो कार्बन चेन में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। ब्रांच के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा।
फ्लोराइड से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्लोराइड का, क्लोराइड से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ब्रोमाइड का, और उससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट आयोडाइड का, क्योंकि आयोडीन के एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होते हैं तो मोलिकुलर मास कंपाउंड का ज़्यादा होता है। क्लोराइड का फॉर्मूला हम लोग RF लिख सकते हैं, क्लोराइड के लिए RCl लिख सकते हैं, ब्रोमाइड के लिए RBr लिख सकते हैं, आयोडाइड के लिए RI लिख सकते हैं। तो अल्काइल फ्लोराइड से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट अल्काइल क्लोराइड का होता है, अल्काइल क्लोराइड से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट अल्काइल ब्रोमाइड का, और अल्काइल ब्रोमाइड ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट अल्काइल आयोडाइड का होता है। थर्ड है कलर। हेलोल्केन्स कलरलेस होते हैं, लेकिन जब सनलाइट में इसको एक्सपोज किया जाए, जब लाइट से एक्सपोज होते हैं तो ये कलर डेवलप कर लेते हैं। इट इज कलरलेस बट डेवलप कलर ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ लाइट। कलरलेस बट डेवलप कलर ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ लाइट। लाइट के एक्सपोजर होने से इस कंपाउंड में कलर डेवलप कर सकता है। इसके बाद है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। हेलोल्केन्स, मोस्ट ऑफ द हेलोल्केन जो होते हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा वोलेटाइल होता है, जो लोअर मेंबर हैं जिनकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, उसमें कुछ स्वीट स्मेल होता है। मोस्ट ऑफ द हेलोल्केन्स are odorless but volatile या more volatile, जो आसानी से इवेपोरेट करता है। members has sweet smell, जो आसानी से इवेपोरेट करता है उसमें स्वीट स्मेल होते हैं। जो आसानी से इवेपोरेट करता है, जो इजीली इवेपोरेट करता है, उसमें स्वीट स्मेल होते हैं, वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। लेकिन जो कंपाउंड लेस इवेपोरेट करते हैं, जो लेस वोलेटाइल नेचर के होते हैं, उसमें स्मेल या तो कम होता है या नहीं के बराबर होता है। इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोल्केन में हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा पढ़ते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल्स, ये 3 टाइप के रिएक्शंस हम लोग हेलोल्केन के अंदर इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब कोई एटम या ग्रुप किसी दूसरे एटम या ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है, हटा देता है, और उसके स्थान पर वो कंबाइन कर देता है। जब एक एटम या कोई ग्रुप किसी दूसरे एटम या किसी ग्रुप को हेलोल्केन से सब्स्टिट्यूट कर देगा तो आप उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन जब हेलोल्केन में कोई न्यूक्लियोफाइल हेलाइड को सब्स्टिट्यूट कर देगा, हम लोग इस तरह के रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, हम लोग इसको समझेंगे। व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है। न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, या इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज एंड इट डोनेट lone pair, it donate lone pair to कार्बन एटम। ये कार्बन एटम को लोन पेयर डोनेट करके कार्बन के साथ में अटैच हो जाता है। आप इस तरह के स्पेसीज को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, मतलब लोन पेयर होता है इनके पास, और ये डोनेट करते हैं लोन पेयर टू कार्बन एटम। जब इस कार्बन एटम पे हेलोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, और ये हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा,
तो हम लोग इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। हैलाइड आयन सब्स्टिट्यूट हो गया न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, न्यूक्लियोफाइल कार्बन से अटैच हो गए और हेलोजन को ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, हेलोजन को हटा दिया। हम लोग इस तरह के रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है Nu माइनस, जनरली न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज होते हैं, बट समटाइम्स न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकते हैं, बट उनके पास लोन पेयर होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल जनरली इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और ये नेगेटिव चार्ज होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग नोट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल का जो एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग CH3 माइनस, ये कार्बन आयन आपको न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। NH2 माइनस नाइट्रोजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। OH माइनस ऑक्सीजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। और फ्लोराइड, अब यहाँ पर ये सभी जो है वो एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस, इसमें कार्बन ग्रुप 14 से, नाइट्रोजन ग्रुप 15 से, ऑक्सीजन ग्रुप 16 से और फ्लोरीन ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी विल डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी घटता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन को पुल करने का इफेक्ट इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट राइट बढ़ता है तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इनकी लेफ्ट राइट जाने पर डिक्रीज करती है। कार्बन ग्रुप 14 में है, नाइट्रोजन ग्रुप 15 में है, ऑक्सीजन ग्रुप 16 में है, फ्लोरीन ग्रुप 17 में है। तो हम लोग सेम पीरियड का ये सभी है और सेम पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बढ़ता है। कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, घटता जाएगा। मतलब इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल यदि पूछा जाए तो हम CH3 माइनस को बताएंगे और वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल पूछा जाए तो हम फ्लोराइड को बताएंगे। लेकिन किसी ग्रुप में जब लोग डाउनवर्ड जाते हैं, जैसे फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, जब ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ता है। ये सभी एक ही ग्रुप के हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। जैसे जैसे हम लोग डाउनवर्ड जाते हैं, डाउन इन द ग्रुप, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इनका बढ़ता चला जाता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल आपको आयोडाइड है। ये आपको स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है आयोडाइड एमोंग हेलाइड्स। हेलाइड्स में आयोडाइड का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होता है। मतलब कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में आयोडाइड का सबसे ज़्यादा होता है। अब आपको CH3 माइनस है और CH3 माइनस के नीचे में कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है, SiS3 माइनस। यदि इसमें पूछा जाए तो आप यहाँ भी बताएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ रहा है। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे सेम ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यदि आपको OH माइनस है और SH माइनस है, OH माइनस से SH माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। NH2 माइनस है और PH2 माइनस है, तो इसमें NH2 से PH2 माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी हम क्या बताएंगे, ज़्यादा बताएंगे। तो ये याद रखना है। अब आपको बताया गया कि हेलो अल्केन में कार्बन से हेलोजन जुड़े होते हैं और हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और यह बॉन्ड एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पे जब एक न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट करता है इस कार्बन एटम पे, जब ये अटैक करेगा तो कार्बन एटम के साथ में ये इंटरेक्ट करके दो तरीके से इस हेलोजन को ये सब्स्टिट्यूट करता है। एक तरीका होता है SN1 रिएक्शन और दूसरा टाइप होता है रिएक्शन का SN2 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में और SN2 रिएक्शन में हेलोल्केन कब जाते हैं, ये हमें समझने की यहाँ जरूरत है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर समझेंगे SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, आपको एक पोलर सॉल्वेंट की नीड होती है। पोलर सॉल्वेंट इज फेवरेबल। यदि पोलर सॉल्वेंट ना लें तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में SN1 रिएक्शन फेवरेबल होता है। इसमें होता क्या है, जब यहाँ पर आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और इसमें आपको पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर नेचर है, तो ये आपको पोलर सॉल्वेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। और जब पोलर सॉल्वेंट के साथ में इंटरेक्शन होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो फर्स्ट ये हाइड्रोजन को
लॉस किया, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, कार्बन से हेलोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएंगे, ये बॉन्ड पेयर कंप्लीटली हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और हेलोजन पे लोन पेयर क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही कार्बन से हेलोजन का बॉन्ड टूटता है, अभी जो कार्बन sp3 हाइब्रिड स्टेट में है, 4 बॉन्ड रहेगा तो sp3 हाइब्रिड स्टेट है। अब ये एक बॉन्ड टूट गया तो ये sp2 हाइब्रिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। sp2 हाइब्रिड स्टेट में जब कार्बन होता है तो आप जानते हैं sp2 हाइब्रिड कार्बन जो होते हैं वो प्लेनर ज्योमेट्री में होते हैं, तो इनका एक प्लेनर ज्योमेट्री बन जाता है। यहाँ पर जो मान लो ABC 3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, सपोज कोई भी ABC 3 कार्बन चेन हो सकता है, 3 कोई ग्रुप हो सकता है, तो आपको यहाँ पर A, B और C 3 आपको यहाँ ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ में, या ABC के बदले हम लोग C को कार्बन समझ सकते हैं तो ABD कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर AB और D जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है AB और D, 3 डिफरेंट ग्रुप यहाँ अभी जुड़ा हुआ है। ये सभी एक प्लेनर ज्योमेट्री में चले जाते हैं। जैसे ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये कार्बन के राउंड जो 3 ग्रुप जुड़ा हुआ है एक फ्लैट ज्योमेट्री बना लेते हैं, एक प्लेनर ज्योमेट्री में आ जाता है, प्लेन में आ जाता है। ये सारे बॉन्ड एक प्लेन में आ जाता है, ये ट्राइंगुलर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना। इस तरह से इनका प्लेनर ज्योमेट्री फॉर्म कर जाता है, इस तरह से प्लेनर ज्योमेट्री प्रोड्यूस कर लेते हैं, फ्लैट प्लेनर, एक ही प्लेन में तीनों बॉन्ड आ जाते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, sp3 से sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। जैसे ही एक बॉन्ड टूटता है CX बॉन्ड, वह आपको ये कार्बन एटम अपने हाइब्रिड स्टेट को बदल लिया, sp2 हाइब्रिड स्टेट में चला गया, और sp2 हाइब्रिड स्टेट में जब कार्बन रहेगा तो प्लेनर ज्योमेट्री में होता है। अब इस sp2 हाइब्रिड स्टेट वाले कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। अब न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, आइदर फ्रॉम फ्रंट साइड, फ्रंट से भी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि जब प्लेनर ज्योमेट्री है, जब प्लेनर ज्योमेट्री होगा, जब किसी का प्लेनर ज्योमेट्री होगा तो प्लेनर ज्योमेट्री में फ्रंट से भी अटैक हो सकता है और बैक साइड से भी अटैक हो सकता है, दोनों तरफ से इक्वल पॉसिबिलिटी के साथ न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट हो सकता है। तो आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रंट से भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो बैक साइड से भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। जब बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों तरफ से अटैक हो सकता है तो आपको एक तो स्ट्रक्चर यही बनेगा जैसा ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। यदि फ्रंट से अटैक हुआ तो जहाँ पे हेलोजन जुड़े हुए वहीं पर हम न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर देते हैं, और बाकी का जो आपको A, B और D जुड़ा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। और दूसरा जिसमें बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट हुआ उसमें आपको देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा जस्ट आपको अपोजिट स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे ही आपको एक बॉन्ड बनेगा फिर से न्यूक्लियोफाइल के साथ, ये sp3 हाइब्रिड स्टेट में आ जाएंगे। sp3 हाइब्रिड स्टेट में आ गया तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाता है, और दोनों में ये चारों ग्रुप कार्बन पे डिफरेंट जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पे ये चारों ही ग्रुप जो जुड़ा हुआ डिफरेंट है, ये मॉलिक्यूल कायरल हो गया, और कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो दोनों प्रोड्यूस हो रहा है, 50% न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रंट से और 50% ऑलमोस्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक जब बैक से होगा, तो 50-50% अमाउंट में ये जो दो तरह के मॉलिक्यूल बन रहे हैं उनका जो कन्फिग्रेशन है वो अपोजिट है। अब जब इनका जो कन्फिग्रेशन है, मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन जो इनका है वो अपोजिट है, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। ये कायरल मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। सपोज कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है इन द पोलर एमीटर, तो दूसरा जो है अपोजिट ओरिएंटेशन होने के कारण प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करता है। आइसोमेरिज्म का जो क्लास है वो भी हुआ है, आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आपको 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी और 50% लीवो रोटेटरी आइसोमर बन गया। डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर को हम प्लस साइन से और लीवो रोटेटरी आइसोमर को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो आइसोमर बनने का रीजन होता है इसके प्लेनर ज्योमेट्री का होना, जिस पर फ्रंट से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल और बैक से भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है। और जब फ्रंट और बैक दोनों तरफ से इक्वल पॉसिबिलिटी से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो आइसोमर प्रोड्यूस होंगे। आप इस तरह के जो प्रोडक्ट आते हैं जिसमें 50-50% अमाउंट में डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी आइसोमर मौजूद होगा, आप इसको रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, प्लस माइनस मिक्सचर बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, या इसको DL मिक्सचर बोलते हैं, D फॉर डेक्स्ट्रो, L फॉर लीवो, प्लस फॉर डेक्स्ट्रो और माइनस फॉर लीवो आइसोमर। तो ये आपको 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो आइसोमर बनता है। आप इसी मिक्सचर को क्या बोलते हैं? इस मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग रेसमिक मिक्सचर। इस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, जो कि 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो आइसोमर का आपको मिक्सचर होता है। इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर यहाँ प्रोड्यूस होते हैं। जब SN1 रिएक्शन में जाता है कोई कायरल मॉलिक्यूल, ये देखिए यहाँ पर चारों ही डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और जब चारों ही डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा कार्बन पर, तो ये कायरल मॉलिक्यूल हो गया। और कायरल मॉलिक्यूल जब होगा तब यहाँ आपको 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो आइसोमर प्रोड्यूस होंगे। कायरल मॉलिक्यूल से ये दोनों कायरल मॉलिक्यूल ही प्रोड्यूस होंगे, लेकिन दोनों का
इक्वल अमाउंट है, 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवा आइसोमर का इक्वल अमाउंट है, तो दोनों के द्वारा जो लाइट का रोटेट करने का एबिलिटी है वो बराबर है और अमाउंट भी बराबर है, तो नेट रोटेशन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो रेसमिक मिक्सचर में ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं, लेकिन वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाते हैं ड्यू टू इक्वल अमाउंट एंड इक्वल एबिलिटी टू रोटेट। दोनों का 50% डेक्स्ट्रो और 50% लिबो रोटेटरी कंपाउंड अपोजिट डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करने का एबिलिटी रखते हैं और दोनों के अमाउंट इक्वल होने के कारण इनका रोटेशन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। हम लोग इस तरह के मिक्सचर को, रेसमिक मिक्सचर को क्या बोलते हैं, इस मिक्सचर को बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये दोनों ही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लेकिन ये मिक्सचर जो बनते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिबो रोटेटरी आइसोमर दोनों प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हो गया आपको SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोल्केन्स टुवर्ड SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के टुवर्ड रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है, इसमें आपको अल्काइल आयोडाइड का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, अल्काइल ब्रोमाइड का उससे कम, अल्काइल क्लोराइड का उससे कम और अल्काइल फ्लोराइड का सबसे कम। यानी कि आयोडीन का जो लिविंग टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये सबसे फास्टली रिएक्ट करता है। दूसरी बात, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होते हैं, जब 3 डिग्री कार्बन पर हेलोजन जुड़े होंगे तो उसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी उससे कम होगा और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी सबसे कम होगा। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होते हैं। जब कोई कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो, R डैश और R डबल डैश, 3 डिफरेंट कार्बन चेन यहाँ कार्बन पे जुड़ा है, ये 3 डिग्री कार्बन है जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है। जब ये हेलोजन ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पर R डैश R डबल डैश 3 डिफरेंट अल्काइल को जोड़ दिया है इस कायरल बनाने के लिए। तो इस तरह से आपको एक प्लेनर ज्योमेट्री में कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो बन रहे हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होते हैं उसका फॉर्मेशन सबसे इजीली होगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे इजीली फॉर्म कर जाएंगे, क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होते हैं, ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन होते हैं और इसलिए इसका रिएक्टिविटी 3 डिग्री कार्बन पर जब हेलोजन जुड़ा है तो इसका रिएक्टिविटी SN1 के लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में एक हेलोजन का ये लॉस किया, X माइनस का ये लॉस करेगा, हेलोजन का हेलाइड आयन का लॉस करेगा और ये कार्बोकेटाइन में चेंज कर जाएगा। और कार्बोकेटाइन में चेंज करने के बाद अब इस पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक जो है वो फ्रंट साइड से भी होंगे और बैक साइड से भी हो सकते हैं विथ इक्वल पॉसिबिलिटी। तो आपको रेसमिक मिक्सचर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखिए बैक साइड से हो गया तो ऐसे स्ट्रक्चर बन गए, और यदि फ्रंट से अटैक हो गया तो आपको इसका अपोजिट स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें आपको R डैश और R डबल डैश यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से जुड़ गया। ये दोनों ही अपोजिट मिरर इमेज हैं और 50% दोनों का बनेगा प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ कार्बोकेटाइन बनने के कारण। आप इसलिए इस तरह के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में आपको जब रिएक्शन होता है तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी उससे कम होता है और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी SN1 के लिए सबसे कम होता है। अभी बताया गया कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी SN1 के लिए ज्यादा होता है, SN2 के लिए उसका रिएक्टिविटी सबसे कम होता है। अब यहाँ जब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, अब इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवरेबल होता है, क्योंकि यदि आप पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो पोलर सॉल्वेंट का न्यूक्लियोफाइल के साथ में इंटरेक्शन क्रिएट होगा, और पोलर सॉल्वेंट का जब न्यूक्लियोफाइल के साथ में इंटरेक्शन क्रिएट होगा तो न्यूक्लियोफाइल का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो आपको ऑब्स्ट्रक्टेड होगा। और इसलिए हम लोग यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो भी हेलोजन का ब्रेकिंग करना नहीं चाहेगा, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेंगे तो लेस स्टेबल होंगे और इसलिए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का ये फॉर्मेशन नहीं करना चाहता है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होते हैं। अब ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, और जब कार्बन पर अटैक करेगा तो एक तरफ ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे और दूसरी तरफ जो हेलोजन है उसका बॉन्ड ब्रेक करना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से आपको ये सभी जो पहले से ग्रुप जुड़े हुए थे R और 2 हाइड्रोजन, एक अल्काइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन एटम, ये सभी
दोनों साइड से, एक तरफ से हेलोजन से रिपेल्ड हो रहे हैं और एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल से रिपेल्ड हो रहे हैं, तो फिर ये प्लेनर ज्योमेट्री में चले जाते हैं। ये R और दो हाइड्रोजन एटम एक प्लेनर ज्योमेट्री में, एक ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बना लेता है, और एक तरफ हेलोजन अटैच रहते हैं पार्शियली और दूसरी तरफ न्यूक्लियोफाइल अटैच रहते हैं पार्शियली। न्यूक्लियोफाइल पार्शियली यहाँ पर बॉन्ड बनाने जा रहा है और हेलोजन यहाँ पर पार्शियली बॉन्ड को ब्रेक करने जा रहा है। अब यहाँ पर ये पार्शियल बॉन्ड के कारण ये अनस्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल स्पेसीज और बहुत ज्यादा एनर्जी भी होता है इनका। ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, जिसमें पार्शियल बॉन्ड बना हुआ है, और इस ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बहुत कम होता है, वेरी लेस स्टेबिलिटी। तो फिर ये आपको फाइनली क्या करेगा, अब ये आपको फाइनली क्या करेगा, अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा? जिस बॉन्ड के ब्रेक करने के बाद एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएंगे, मतलब हेलोजन को ये ब्रेक कर लेगा और न्यूक्लियोफाइल के साथ में ये बॉन्डेड हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल का कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, और इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके फाइनली अटैच हो जाएंगे, और हेलोजन एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इस बॉन्ड पेयर को लेके सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स बना के जब प्रोडक्ट बनते हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज SN2 रिएक्शन। SN2 में 2 जो लिखते हैं या SN1 में 1 जो लिखते हैं, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हैं सेकंड ऑर्डर SN2 रिएक्शन, दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर इट मींस आपको ये SN1 रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करता है। जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करता है उसको SN1 रिएक्शन बोलते हैं, और जो सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करता है उसको हम लोग SN2 रिएक्शन बोलते हैं। तो SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, और सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों एक साथ जा रहे हैं रिएक्शन में। सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों का एक साथ कोलिजन होता है और उससे ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स बनते हैं और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं, दोनों की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन, मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको SN2 रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवरेबल होता है और SN1 रिएक्शन में पोलर सॉल्वेंट फेवरेबल होता है। SN2 रिएक्शन में आप यहाँ देख रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसमें पार्शियली लिविंग ग्रुप के साथ में जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर रहा है, हेलोजन से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल के साथ में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया है। अब इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स बन के आपको फाइनल प्रोडक्ट में चेंज कर जाते हैं, और हेलोजन एटम लिविंग ग्रुप के रूप में रिप्लेस हो जाता है। ये लिविंग ग्रुप कहलाते हैं, जो यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। और जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अटैच हो रहा है, हम लोग उस स्पेसीज को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो इस तरह से SN1 और SN2 रिएक्शन होता है, और जिसके द्वारा आपको रिएक्शन कंप्लीट होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन SN1 रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 रिएक्शन, और सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज SN2 रिएक्शन। इसमें आप एक खास बात देख रहे हैं कि सबस्ट्रेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, यह कॉन्फ़िगरेशन और ये जो प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। यहाँ देखिए, हेलोजन जिस तरफ जुड़ा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बदल जाता है तो इसको हम लोग इन्वर्शन बोलते हैं, या इसको हम लोग वाल्डेन इन्वर्शन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाल्डेन इन्वर्शन, इसको बोलते हैं वाल्डेन इन्वर्शन, या सिंपली हम लोग इसको इन्वर्जन बोलते हैं। तो इन्वर्जन के द्वारा आपको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल का क्या होता है, चेंज कर जाता है। जबकि SN1 रिएक्शन में 50% अमाउंट इन्वर्जन से और 50% अमाउंट रिटेंशन से प्रोड्यूस होता है। रिटेंशन का मतलब होता है जहां पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वहीं पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन। और जहां हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, लिविंग ग्रुप जहां जुड़ा हुआ है उसके अपोजिट से न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्शन। तो हम लोगों का SN1 और SN2 रिएक्शन आज कंप्लीट हो गया। अगले दिन हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो टाइप्स हैं, कितने तरह के टोटल आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, हम लोग उन सभी को डिस्कस करेंगे। उसमें भी टाइम लगेगा, हम लोग 15 to 20 मिनट और 25 मिनट तक का वीडियो देखते हैं, ताकि आपको स्क्रीन टाइम कम से कम मिले और आपकी पढ़ाई भी हो जाए। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारी वीडियो को, वो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुँच पाएंगे। थैंक यू।